अलास्का के एक शांत शहर की एक अंधेरी रात, जहां एक लड़की ने अपने दोस्त को अलविदा कहकर अपने घर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसका वो सफर अधूरा ही रह गया। और इसके बाद का रहस्य ऐसा था जिसने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उस लड़की की डेड बॉडी शहर के बाहर सुनसान इलाके में मिली और उसके सिर के पीछे गोली का निशान था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां पर कोई सबूत नहीं छोड़ा गया था, न कोई डीएनए, न उंगलियों के निशान, मानो अपराधी ने अदृश्य होकर इस घटना को अंजाम दिया हो। जैसे जैसे पुलिस ने मामले की गहराई में जाना शुरू किया, वैसे ही दो गवाहों ने उस रात के कुछ आखिरी पलों का खौफनाक सच उजागर किया। ये घटना हर किसी के मन में एक सवाल छोड़ गई कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं? इस कहानी के हैरान कर देने वाले तथ्यों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारी अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सोनिया डोरा इवानोव, जिसका जन्म 14 अप्रैल 1984 को अलास्का के नोम शहर में लैरी और मैगी इवानोव के घर हुआ था। वो अपने परिवार में 6 बच्चों में से एक थी। नोम एक छोटा शहर है जिसकी आबादी 4000 से कुछ कम है और ये सीवार्ड प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर स्थित है। इवानोव परिवार के बच्चे अपने माता पिता के साथ अलास्का के उनाला-क्लिट शहर में पले बढ़े। उनाला-क्लिट शहर की आबादी लगभग 700 है, जिसमें अधिकांश निवासी मूल अलास्का वासी है, जिनमें से ज्यादातर इनुइट है। इनुइट बर्फीले आर्कटिक इलाकों में रहने वाली कुछ मानव जातियों का सामूहिक नाम है। सोनिया अपने इलाके में फेमस थी क्योंकि वो बहुत मिलनसार थी। वो न केवल एक मिलनसार इंसान थी, बल्कि सोनिया अपने हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम की सुपरस्टार भी थी। वो एक लंबी लड़की थी जिसके लंबे काले बाल और एक खूबसूरत मुस्कान थी। हालांकि वो अपना बहुत सारा समय खेलों में बिताती थी, फिर भी सोनिया एक अच्छी स्टूडेंट थी और अक्सर ऑनर रोल में शामिल होती थी। उसने 2002 में हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया और इस बार अपनी सबसे अच्छी दोस्त टीमेयर टोवारोव के साथ उसने नोम शहर वापस जाने का फैसला किया। टीमेयर और सोनिया अनडिवाइडेड थी और एक दूसरे के बहुत करीब थी। उन दोनों लड़कियों को वो शहर बहुत पसंद था जिसमें वो पली बड़ी थी। नोम बहुत बड़ा शहर था और वहाँ रोजगार के अधिक मौके थे। वो दोनों भी जॉब करना चाहती थी और कॉलेज के लिए पैसे बचाना चाहती थी। नोम शहर में अपराध की दर बहुत ही कम थी और उनके पुलिस विभाग में सिर्फ 7 ऑफिसर्स ही थे। सोनिया को नॉर्टन साउंड हेल्थ कॉरपोरेशन में हॉस्पिटल के एंट्रेंस डिपार्टमेंट में जल्द ही नौकरी मिल गई, जबकि टीमेयर पास के एक होटल में काम कर रही थी। नोम में कई लोग पहले से ही सोनिया से परिचित थे। वो एक अच्छी एथलीट थी। उसने कॉलेज के लिए पैसे कमाने की उम्मीद में मूल महिलाओं के लिए होने वाली प्रतियोगिता में भी भाग लिया। टीमेयर और सोनिया दोनों के पास कोई कार नहीं थी। वो ज़्यादातर जगहों पर पैदल ही जाते थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स केवल 19 साल की थी और साथ में रहकर खूब मजा करती थी। दोनों ही मेहनती थी, लेकिन अपने खाली समय में दोस्तों के साथ घूमना पसंद करती थी। सोनिया नोम शहर में रहकर खुश थी और ये देखने के लिए बेताब थी कि उसका फ्यूचर क्या लेकर आएगा। रविवार 10 अगस्त 2003 को सोनिया और टीमेयर अपने एक दोस्त के घर घूमने और बोर्ड गेम खेलने के लिए गए। आधी रात के कुछ समय के बाद सोनिया ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो घर जाना चाहती है। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन सोनिया को बारिश में टहलना अच्छा लगा। उसने टीमेयर को अलविदा कहा और अपने घर की ओर चल पड़ी। ये आखिरी बार था जब टीमेयर अपनी बेस्ट फ्रेंड को देख रही थी। अगली सुबह टीमेयर 5 बजे के करीब उठी। वो अपनी उस दोस्त के सोफे पर सो गई थी, लेकिन उसे काम के लिए जल्दी उठना पड़ा। उसने अपने घर जाने के लिए टैक्सी ली और पाया कि घर खाली था। सोनिया वहाँ नहीं थी, लेकिन टीमेयर को ज़्यादा चिंता नहीं हुई। उसने सोचा कि सोनिया को उस दिन काम नहीं करना था, इसलिए वो अपने किसी दोस्त के घर जा सकती थी। जिसके बाद टीमेयर अपने काम पर गई, लेकिन पूरे दिन उसका सोनिया से कोई संपर्क नहीं हुआ और अब वो थोड़ी चिंतित हो रही थी। सोनिया का दिन भर उसे मैसेज या कॉल न करना अजीब था। टीमेयर ने अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि सोनिया कहाँ है और न ही किसी का उससे कोई संपर्क हुआ। सोनिया का किसी को बिना बताए निकल जाना वाकई अजीब था। अगले दिन मंगलवार को सोनिया हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट के लिए नहीं आई। टीमेयर ने देखा कि सोनिया के मेकअप बैग और उसके हेयर प्रोडक्ट अछूते दिख रहे थे। बिना बाल बनाए या मेकअप किए कहीं जाना उसकी सबसे अच्छी दोस्त सोनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
उस सुबह 12 तारीख को टीमेयर ने नोम पुलिस विभाग को ये देखने के लिए फोन किया कि कहीं सोनिया को गिरफ्तार तो नहीं किया गया है। उसकी दोस्त सोनिया का कानूनी पचड़े में पड़ने का कोई इतिहास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक बार पुलिस से उसके बारे में जांच की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं और खोजने के लिए और सोनिया का कोई संकेत न होने के कारण टीमेयर ने पुलिस विभाग को शाम 5:16 पर वापस फोन किया, लेकिन इस बार उसने अपनी दोस्त के लापता होने की रिपोर्ट करने के लिए फोन किया था। उसने पुलिस को बताया कि जब उसने सोनिया को आखिरी बार देखा था तब उसने नीली जीन्स और स्केचर्स जूते पहने हुए थे। सोनिया की तलाश 12 तारीख को रात 8:30 बजे शुरू हुई। उस लापता 19 साल की लड़की की तलाश में पुलिस और टीमेयर की मदद करने के लिए कई स्वयंसेवक एकत्र हुए। याद रखिए, केवल 7 पुलिस ऑफिसर्स ही थे जो शहर के बाकी हिस्सों के लिए सतर्क रहते हुए केवल इतना ही एरिया कवर कर सकते थे, इसलिए जितने अधिक स्वयंसेवक उन्हें मिल सकते थे उतना ही बेहतर था। दुर्भाग्य से ये खोज जल्द ही समाप्त हो गई, क्योंकि जांच कर रहे 2 स्वयंसेवक जॉन लोअरसन और उनकी पत्नी ने एक पुरानी खनन सड़क के किनारे झाड़ियों में कुछ देखा। एबेंडेड ड्रेज रोड 5 से कुछ ही दूर उन्हें सोनिया इवानोव मिली, जो मर चुकी थी। वो सड़क नोम से कुछ ही मिनटों की दूरी पर थी, लेकिन वो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां सोनिया खुद से ही पहुंच जाती। वो अपने बाएं पैर पर एक मोजे के अलावा पूरी तरह नेकेड थी। उसके चेहरे, गर्दन और छाती पर चोट के निशान थे। जांचकर्ताओं ने तुरंत देखा कि अपराध स्थल थोड़ा अजीब था। ये उतना गंदा नहीं था जितना कि वो उम्मीद कर रहे थे, और उसे कोई स्पष्ट चोट नहीं दिख रही थी जो मौत के तरीके की ओर इशारा करती हो। उन्होंने उसके नग्न होने के कारण ये भी अनुमान लगाया कि सोनिया का यौन उत्पीड़न किया गया था। पुलिस ने अपराध स्थल और आसपास के इलाके में घूमकर ऐसी हर चीज को उठाया जिसके उड़ जाने या नष्ट होने की आशंका थी। उन्होंने ये भी देखा कि एबेंडेड सड़क पर खून से सने टायर के निशान थे। दुर्भाग्य से नोम पुलिस विभाग शहर के लिए कवरेज प्रदान करते हुए घटना स्थल की ठीक से जांच नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने मामले को अपने हाथ में लेने के लिए अलास्का ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से संपर्क किया। सोनिया 2.5 साल में नोम में हत्या की शिकार पहली महिला थी, इसलिए पुलिस इसे अकेले संभालने के लिए तैयार नहीं थी। अपराध विशेषज्ञ अगली सुबह तक घटना स्थल पर नहीं पहुंच सके, इसलिए पुलिस विभाग को अपराध स्थल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई। ऑफिसर टेलर और ओवेंस ने घटना स्थल पर तब तक निगरानी रखी जब तक कि एबीआई टीम कार्यभार संभालने के लिए नहीं पहुंच गई, और एक अन्य ऑफिसर सोनिया के परिवार को सूचित करने गया। सड़क दोनों तरफ झाड़ियों से भरी हुई थी और उस पर नियमित रूप से नहीं जाया जा सकता था। कभी कभी लोग पार्टी करने या शौचालय का उपयोग करने के लिए उस एरिया में जाते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता था कि सोनिया वहां आई थी। घटना स्थल पर बहुत अधिक खून नहीं था, लेकिन कीचड़ भरे टायर के निशानों में स्पष्ट रूप से खून था, जो दर्शाता है कि वाहन उस सड़क से गुजरा था, फिर डेड एंड पर मुड़ गया और फिर से उसी सड़क से गुजरा। जांचकर्ताओं का मानना था कि सोनिया सड़क पर घायल हो गई थी या उसकी वहीं पर हत्या कर दी गई थी। फिर उसे घसीटते हुए कपड़े पहने हुए हालत में उस स्थान पर लाया गया जहां उसका शव मिला था, जिसके बाद उसे वहां नग्न करके छोड़ दिया गया। सोनिया के चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे जो संघर्ष का संकेत देते थे। शायद कोई उसे जबरदस्ती अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। जब जांचकर्ताओं ने सोनिया का सिर उठाया तो उन्होंने उसके सिर के पीछे उसके बालों के नीचे गोली का घाव पाया। आसपास गोली का कोई खोल नहीं था और कोई हथियार भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि सोनिया के हत्यारे को सबूत का पता था और वो जानता था कि अपने निशान कैसे छुपाए जाएं। उन्होंने टायर के निशानों की छाप ली और ऊपर लटकी हुई एक शाखा पाई जिस पर कुछ नीला रंग लगा हुआ था। उनका मानना था कि ये किसी वाहन से आया होगा जो उसके नीचे से गुजरा था, संभवतः कोई लंबा वाहन जैसे कि ट्रक या कोई एसयूवी। अजीब बात यह है कि टायर के निशानों से पता चला कि 3 टायर तो एक जैसे थे, लेकिन एक अलग था। 15 अगस्त को चीफ मेडिकल एग्जामिनर ने सोनिया का शव परीक्षण किया और निर्धारित किया कि उसकी मौत उसके सिर के पीछे .22 कैलिबर की गोली लगने से हुई थी। उन्होंने ये भी नोट किया कि बंदूक बहुत ही करीब से चलाई गई थी। यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं था। जांचकर्ता ये देखकर हैरान रह गए कि सोनिया के शरीर पर कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। इसका मतलब था कि उसके नाखूनों के नीचे कोई त्वचा के निशान, अज्ञात बाल, उंगलियों के निशान या वीर्य नहीं था। वो सही थे। हत्यारे को पता था कि वो क्या कर रहा है। जांचकर्ताओं ने टीमेयर से सोनिया के बारे में जितनी जानकारी जुटाई जा सकती थी जुटाई, जिसमें उसके सोशल मीडिया से ली गई तस्वीरें भी शामिल थी। सोनिया के सबसे करीबी लोगों ने बताया कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो सोनिया को चोट पहुंचा सके। जांचकर्ताओं ने सोनिया की एक तस्वीर देखी जिसमें उसके बाइसेप पर एक बड़ा सा खरोच था। टीमेयर ने कहा कि कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ कुश्ती करती थी
और उन्हीं दोस्तों में से एक एंड्रयू डोनेली ने उसके हाथ पर वो खरोच छोड़ दी थी। वो सभी एंड्रयू को कुनक बुलाते थे और टीमेयर ने कहा कि कुनक को सोनिया पर क्रश भी था। अब पुलिस को अपना पहला संदिग्ध मिल गया। उन्होंने कुनुक से बात की, जिसने उन्हें बताया कि वो उस रात दोस्तों के साथ शिकार और कैंपिंग के लिए बाहर गया था जिस रात सोनिया गायब हुई थी। उसने कहा कि वो उस समय 73 मील दूर था। उसके दोस्तों ने कहा कि कुनुक वास्तव में उस रात उनके साथ कैंपिंग कर रहा था, लेकिन वो एक अलग कैंप में सो रहा था, इसलिए वो पुष्टि नहीं कर सकते थे कि वो पूरी रात कहाँ था। जिसके बाद कुनुक के घर और वाहन की तलाशी के लिए वारंट प्राप्त किया गया, जहां उन्हें खून से सने हुए जूतों की एक जोड़ी मिली। कुनुक के पास एक नीले रंग का पिकअप ट्रक था और ट्रक के बेड पर एक नीला तिरपाल था जिस पर काफी मात्रा में खून लगा हुआ था। ट्रक की ड्राइवर सीट के पीछे पुलिस को कुनुक के शिकार करने वाली राइफलें मिली और उन राइफलों में से एक का बट खून से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा था। उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई ठोस सबूत नहीं था और उसके जूतों और ट्रक पर खून लगा हुआ था। उसके टायर के निशान घटना स्थल पर मिले निशानों से मेल खाते थे और उसके ट्रक का रंग पेड़ की टहनी पर मिले रंग से मेल खाता था। इन सब के बावजूद कुनुक ने सोनिया की हत्या में अपने किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया। उसने कहा कि उसने शिकार करते समय एक शाही को गोली मारी थी, फिर गलती से एक खरगोश को कुचल दिया, लेकिन खरगोश अभी भी जीवित था, इसलिए उसने उसे मारने के लिए अपने जूतों से कुचल दिया। लेकिन जांचकर्ताओं को एक मिनट के लिए भी उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। सभी जांचकर्ता तब बिल्कुल दंग रह गए जब क्राइम लैब ने उन्हें बताया कि न केवल उसके ट्रक का पेंट घटना स्थल पर मिले पेंट से मेल नहीं खाता था, बल्कि वो सारा खून भी जानवरों का खून था। जिसके बाद कुनुक को सोनिया की हत्या में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से फ्री कर दिया गया। जांचकर्ताओं को उम्मीद थी कि वो सोनिया के कपड़े या उसका कोई सामान ढूंढ लेंगे, क्योंकि उनके पास कोई सुराग नहीं था। उन्होंने स्थानीय लैंडफिल में उसके कपड़ों की तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सोनिया की हत्या के 4 सप्ताह बाद पुलिस विभाग को 2 बहनों का फोन आया। 11 अगस्त की सुबह फ्लोरेंस हेब्रोस और डेनिट माल्लीवोट कुक अपनी मां के घर के बरामदे पर खड़ी थी जब डेनिट ने घर के पास से गुजर रही एक लड़की को सोनिया इवानोव के रूप में पहचाना। डेनिट एक स्थानीय हाई स्कूल एथलीट थी और वो सोनिया को जानती थी, क्योंकि उसने सोनिया को शहर के बास्केटबॉल खेल में खेलते हुए देखा था और याद किया कि वो कितनी टैलेंटेड थी। उसने और उसकी बहन ने सोनिया से हैंडशेक किया और हेलो कहा, जिसके बाद वो सड़क पर आगे चली गई। फिर उन्होंने वेस्ट डी स्ट्रीट पर सोनिया के सामने एक वाहन को रुकते देखा। उस वाहन के ड्राइवर ने सोनिया की तरफ की खिड़की नीचे कर दी और उन दोनों बहनों ने देखा कि सोनिया खिड़की के पास झुककर ड्राइवर से कुछ बात कर रही थी। कुछ देर के बाद सोनिया उस वाहन में बैठ गई और वाहन चल पड़ा, और वो वाहन कोई और नहीं बल्कि नॉम पुलिस डिपार्टमेंट की एक एसयूवी थी जो कि MIC ड्रॉप थी। उन दोनों बहनों ने बताया कि वो पुलिस एसयूवी सोनिया के अपार्टमेंट पश्चिम की ओर मुड़ने के बजाय सीधे आगे बढ़ती रही। उन लड़कियों को ये इतना अजीब लगा कि उन्होंने समय नोट कर लिया, जो कि 1:26 था। नॉम पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर शिफ्ट के दौरान केवल लेबल वाली स्क्वाड कारों का उपयोग करते थे, इसलिए ये जांचना आसान था कि सोनिया को मिलने वाला कौन सा अधिकारी ड्यूटी पर था। पहला अधिकारी स्टेन पिस्कोया था और दूसरा अधिकारी मैट ओवेंस था। ओवेंस फ्लोरिडा से था और लगभग 3 साल पहले नॉम पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल हुआ था। वो एक स्पेशलिस्ट फायर आर्म ऑफिसर था जो अक्सर अन्य ऑफिसर्स को बंदूक के इस्तेमाल के बारे में ट्रेनिंग देता था। और पिस्कोया नॉम शहर से था। वो उसी शहर में पला बड़ा था और पूरे समुदाय को जानता था और एक सम्मानित परिवार से था। पुलिस डिपार्टमेंट में जाने से पहले उसने जेल में काम किया था और उसका सोनिया से भी संबंध था, क्योंकि वो कई बार उसके बास्केटबॉल खेलों में रेफरी रह चुका था। इन दोनों अधिकारियों को अपराध स्थल का अनुभव था और वो जानते थे कि सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि दोनों ऑफिसर्स ने सोनिया की हत्या से कोई लेना देना होने से इनकार किया। जब पुलिस के प्रमुख अधिकारी को ये एहसास हुआ कि सोनिया के लिए संभवतः उनका ही कोई आदमी जिम्मेदार है, तो उन्होंने अलास्का स्टेट पेट्रोल को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। सोनिया की हत्या की रात पुलिस विभाग की 3 में से 2 फोर्ड एक्सपीडिशन गश्त पर थी। इनमें से एक एक्सपीडिशन नंबर 983 एक नया मॉडल था जो दूसरे से थोड़ा अलग दिखता था। 11 अगस्त की सुबह के समय अधिकारी पिस्कोया वाहन 983 चला रहे थे, जबकि अधिकारी ओवेंस वाहन नंबर 321 चला रहे थे। दोनों अधिकारियों ने दावा किया कि वो आधी रात के आसपास घरेलू हिंसा की कॉल का जवाब दे रहे थे और लगभग 1 घंटे तक वहीं पर थे। उसके बाद पिस्कोया ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए पुलिस स्टेशन पर वापस आया, जिसके बाद ओवेंस वहां से चला गया। उसने कहा कि वो 2 बजे बार बंद करने की गश्त पर था। पिस्कोया ने ओवेंस को लगभग 3 बजे तक फिर से नहीं देखा।
दोनों अधिकारियों को झूठ पकड़ने वाली मशीन से जांच करवाने के लिए कहा गया, जिस पर वो दोनों सहमत हो गए और दोनों ने जांच पास कर ली। अलास्का स्टेट पेट्रोल की अगली योजना उन दोनों ऑफिसर्स को पूछताछ के लिए एंकोरेज में उनके स्टेशन पर लाने की थी। हालांकि ओवेंस के एंकोरेज के लिए रवाना होने से 8 घंटे पहले पुलिस स्टेशन से नोम पुलिस विभाग की एक एसयूवी चोरी हो गई। ये विशेष रूप से चिंताजनक था क्योंकि चोर के पास आग्नेयास्त्र और पुलिस उपकरणों तक पहुंच थी, जिसके बाद पुलिस ने उस लापता एसयूवी की तलाश शुरू कर दी। उस वाहन के लापता होने के 90 मिनट के बाद डिस्पैच को अधिकारी ओवेंस का एक बेचैन कर देने वाला कॉल आया। ओवेंस ने कहा कि उन्हें लापता एसयूवी एक बजरी वाली पार्किंग में मिली थी और किसी ने उस वाहन के अंदर से शॉटगन से उन पर गोलियां चलाई थी, जिसके बाद वो अधिकारी तुरंत उस क्षेत्र में पहुंचे और पाया कि ओवेंस अकेले और सुरक्षित हैं। उसने बताया कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया था और उन्हें छिपना पड़ा, इसलिए वो नहीं देख पाया कि गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन था। वो बजरी वाली जगह सोनिया के शव की खोज की जगह से सिर्फ 1/4 मील दूर थी। एसयूवी को वापस थाने ले जाया गया, जहां सबूतों के लिए उसकी तलाशी ली गई। चोर ने एक खिड़की तोड़ दी थी, लेकिन कांच या कहीं और कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। हालांकि उन्हें सोनिया की आईडी मिल गई, जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वो उस रात उसके पास थी जब उसकी हत्या हुई थी। गाड़ी के अंदर एक लिफाफा था जिसमें एक टाइप किया हुआ नोट था, जिसमें लिखा था, सुअर, मुझे पुलिस से नफरत है, मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ। सोनिया सिर्फ एक इंसान थी जो गलत समय पर गलत जगह पर थी। मैं उसे नहीं जानता। जैसा कि तुम देख सकते हो कि मेरे लिए तुम्हारी सुअर कार की चाबियां वहीं से लेना आसान था। यह उसकी गलती नहीं थी। उसने सोचा कि मैं सुअर हूँ और बस यही हुआ। वो सिर्फ एक इंसान थी और मैं देखना चाहता था कि क्या मैं उस रात ऐसा कर सकता हूँ। तुम सब में से हर एक को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। मैं तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखता हूँ। तुम मुझे अकेला छोड़ दो और मैं भी तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, और अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारे सिर में भी गोली मार दूंगा। उस नोट, लिफाफा और सोनिया की आईडी से कोई डीएनए रिजल्ट नहीं मिला। नोट का रिव्यू करने के बाद एफबीआई प्रोफाइलर में से एक ने कहा कि उन्हें लगता है कि हत्यारा सोनिया से परिचित था। उनका यह भी मानना था कि हत्यारा पुलिस को लगातार सुअर कहकर उन पर से दबाव कम करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इससे उनका यह विश्वास और भी मजबूत हो गया कि हत्यारा कोई पुलिस अधिकारी ही था। जांचकर्ताओं ने एंकोरेज में अधिकारी पिस्कोया का इंटरव्यू लिया, जो कि पूरी तरह से सहयोग कर रहा था। वो पिस्कोया के वर्क कंप्यूटर की जांच करके उसके बहाने की पुष्टि करने में सक्षम थे, ताकि ये पता चल सके कि वो कब से उस कंप्यूटर पर काम कर रहा था। लेकिन ऑफिसर ओवेंस अपने इंटरव्यू के लिए कभी नहीं आया। उसने कहा कि वो अभी भी गोली लगने से सदमे में है। जांचकर्ताओं ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, जिसके बाद ऑफिसर ओवेंस को 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और उस पर सोनिया इवानोव की हत्या का आरोप लगाया गया। ये एक ऐसी बात थी जिससे पूरा समुदाय स्तब्ध हो गया। ऑफिसर ओवेंस शुरू से ही सोनिया के मामले से जुड़ा था। वो उन अधिकारियों में से एक था जो पूरी रात अपराध स्थल पर खड़े रहे ताकि एबीआई के आने और मामले की जांच करने का इंतजार कर सके। सोनिया के परिवार और दोस्त समझ नहीं पाए। उन्हें तो पुलिस पर भरोसा करना चाहिए था। कोई पुलिस ऑफिसर सोनिया को कैसे मार सकता है। जांच में आगे पता चला कि सोनिया ओवेंस के शिकार होने वाली पहली महिला नहीं थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई महिलाएं अपनी अपनी डरावनी कहानियां लेकर सामने आई। 6 महिलाओं ने उस पर पिछले 2 सालों में यौन उत्पीड़न के पहले गिरफ्तारी की धमकी देने का आरोप लगाया। ओवेंस ने भी ये स्वीकार किया कि उसने ड्यूटी के दौरान अपने परिचित लोगों को उठाया। हालांकि उन महिलाओं ने कहा कि यह उससे भी आगे तक गया। वो ड्यूटी के दौरान टेक्स्ट करता था और अपनी बंदूक से उन्हें धमकाता था। उसकी हिंसा तब तक बढ़ती रही जब तक कि आखिरकार 11 अगस्त को उसने सोनिया को अपनी कार में नहीं बिठा लिया। ये निर्धारित किया गया कि सोनिया की गोली का घाव .22 कैलिबर हैंडगन से था और यह ओवेंस की ड्यूटी गन नहीं थी। हालांकि उसके पास डिपार्टमेंट की बंदूक सुरक्षित थी। जांचकर्ता ओवेंस को अपराध स्थल से जोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से स्क्वाड कारों में से कोई भी, जिसमें वो कार भी शामिल थी जिसे ओवेंस उस रात चला रहा था, घटना स्थल पर टायर के निशान या टहनियों पर नीले रंग से मेल नहीं खाती थी। क्राइम लैब विश्लेषकों में से एक वास्तव में शहर में था और सक्रिय रूप से एक वाहन की तलाशी कर रहा था जो टायर के निशान और पेंट से मेल खाता हो, और उसे वैसा ही एक वाहन मिल गया। ये बेंजामिन नाइल्स नाम के एक व्यक्ति का था जिसने सोनिया की हत्या से कोई भी लेना देना होने से इनकार किया। उसने कहा कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड जो देश के बाहर रहती थी 12 अगस्त को लंच के लिए नोम गए थे, और जब वो वापस घर जा रहे थे तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे सड़क से हटने के लिए कहा ताकि वो टॉयलेट जा सके। उसके विवरण के मुताबिक वो उस सड़क पर मुड़ गया था जहां बाद में सोनिया का शव मिला था। उसके पास अपनी कहानी को पुख्ता करने के लिए एक रिसिप्ट थी और उसकी गर्लफ्रेंड ने भी पुलिस को यही बात बताई।
इस बात का कोई सबूत नहीं था कि नाइल्स का हत्या से कोई लेना देना हो सकता है। बस इतना ही था कि वो घटनास्थल पर मौजूद था। क्राइम लैब ने निर्धारित किया कि उस एरिया में झाड़ियां होने के कारण, साथ ही उस रात हुई बारिश के कारण अपराधी ने इसका फायदा उठाया और सोनिया की हत्या कर दी और उसे 11 तारीख को रात 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच उस स्थान पर रखा गया था। नाइल्स ने लगभग 20 मिनट बाद तक सड़क पर गाड़ी नहीं चलाई थी, इसलिए पुलिस को पूरा भरोसा था कि वो हत्या में शामिल नहीं था। ओवेंस की गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही एक स्थानीय महिला पुलिस के सामने आई और उसने पुलिस को बताया कि वो उस समय ओवेंस को डेट कर रही थी। उसने बताया कि सोनिया की बॉडी के मिलने के एक हफ्ते बाद ओवेंस उसे नोम के उत्तर में पहाड़ों में कैंपिंग के लिए ले गया और देर रात तक कुछ चीजें जलाता रहा। वो महिला पुलिस को कैंप साइट का पता बताने में सक्षम थी और जब जांचकर्ता कैंप साइट पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक बड़ा अग्निकुंड मिला, जिस पर उन्होंने वहां मौजूद राख और मलबे को छानना शुरू कर दिया और उस गड्ढे के अंदर उन्हें बेल्ट के टुकड़े, ब्रा की अंडरवायर और जूतों की कई सुराखें मिली जो सोनिया के गायब होने के समय पहने हुए जूतों से मेल खाती थी। ये वही चीजें थी जिसकी उन्हें ओवेंस को हत्या से पूरी तरह जोड़ने के लिए जरूरत थी। जिसके बाद 18 जनवरी 2005 को ओवेंस पर सोनिया इवानोव की हत्या का मुकदमा चलाया गया। ओवेंस के बचाव पक्ष ने मुकदमे को ऐसे शहर में ट्रांसफर करने की याचिका दायर की जहां कम प्रचार और गपशप हो, लेकिन इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। गवाही देने के लिए लगभग 20 गवाहों को खड़ा किया गया, जिनमें वो बहनें भी शामिल थी जिन्होंने सोनिया को पुलिस वाहन में चढ़ते हुए देखा था। साथ ही ओवेंस की एक्स वाइफ को भी एक बहुत ही अजीब कहानी के साथ लाया गया था। उसकी एक्स वाइफ ने कहा कि ओवेंस ने उसे फोन करके पूछा कि क्या वो उनके बेटे को ले जा सकती है, जो कि ओवेंस के साथ रहता था। उसने अपनी एक्स वाइफ से कहा कि उसे काम पर जाना है क्योंकि एक लड़की लापता है। ओवेंस ने कथित तौर पर उसे सोनिया का नाम और डिटेल्स भी दी थी। ये टीममेट द्वारा सोनिया के लापता होने की रिपोर्ट करने से 45 मिनट पहले की बात है। क्योंकि अभियोजन पक्ष के पास कोई भी डीएनए सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तथ्य को पुष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया कि ये केवल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो सबूतों से अवगत हो। सोनिया को पुलिस क्रूजर में चढ़ते हुए देखने वाली 2 बहनों की गवाही, ये तथ्य कि उस रात पुलिस एसयूवी में केवल 2 अधिकारी थे और उनमें से एक के पास कोई बहाना था। ऑफिसर पिस्कोया का कहना है कि उसे नहीं पता था कि उस रात 2 घंटे तक ओवेंस कहाँ था। उन्होंने आग के गड्ढे में मिले सबूतों को सामने रखा जहां सोनिया की हत्या के बाद ओवेंस मौजूद था। टीमेयर ने पुष्टि की कि सोनिया ने उस रात स्केचर्स पहना हुआ था और उसके पास टिल्ट ब्रांड की जींस थी। गड्ढे में जले हुए ग्रोमेंट्स और धातु के टुकड़े इन ब्रांडों से मेल खाते थे। इन सब के साथ उन्होंने तर्क दिया कि ओवेंस वास्तव में एकमात्र संभावित संदिग्ध था। ओवेंस ने अपने बचाव में भी गवाही दी। उसने शपथ के तहत गवाही दी कि उसने सोनिया को नहीं मारा। जूरी ने 5 दिनों तक विचार विमर्श किया, लेकिन वो सर्वसम्मति से निर्णय पर नहीं पहुंच पाए और 28 जनवरी 2005 को न्यायाधीश ने इसे गलत मुकदमा घोषित कर दिया। जूरी फोरमैन ने बाद में कहा कि अधिकांश जूरी ओवेंस को दोषी ठहराने के पक्ष में थे, लेकिन कुछ उसके खिलाफ ठोस सबूतों की कमी के कारण अनिश्चित थे। ऑफिसर मैथ्यू ओवेंस का दूसरा मुकदमा 17 अक्टूबर 2005 को शुरू हुआ। उसके बचाव पक्ष के वकील ने फिर से स्थान परिवर्तन का अनुरोध किया, लेकिन इसे फिर से इनकार कर दिया गया। राज्य ने वही मामला पेश किया जो उन्होंने पहली बार किया था, लेकिन इस बार जूरी ने 3 घंटों तक विचार विमर्श किया और मैथ्यू ओवेंस को सोनिया इवानोव की फर्स्ट डिग्री हत्या और सबूतों से छेड़छाड़ करने का दोषी पाया। उसे 101 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं है कि क्या उसे कभी पेरोल मिल पाएगी। ओवेंस ने अपनी पुलिस कार का उपयोग करके सोनिया को उसकी मौत के लिए फुसलाया। उसने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया। जाहिर है इस पूरी घटना ने मूल समुदाय और नोम के क्षेत्र के लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।